अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वही। नाजरीन, 14 दिसंबर गुजर गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी की कॉल का ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल होने की बजाय अभी रिजर्व पर पड़ा हुआ है। पीटीआई की कंफ्यूजन की वजह से हुकूमत मजबूत विकेट पर आ चुकी है। एक तो 24 नवंबर के पीटीआई के एहतजाज की नाकामी ने हुकूमत को मजबूत बनाया और दूसरा अब सिविल नाफरमानी की कॉल देने के बावजूद हिचकिचाहट भी हुकूमत को पावरफुल बना रही है। यूं अगर मगर लेकिन क्योंकि चुनाचे चूंकि मशरूत और गैर मशरूत और पहले क्यों नहीं और अब क्यों की तकरार ने हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात के मामले में डेडलॉक लगा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है और हुकूमत को कभी ऑफर देती है तो कभी वार्निंग देती है, मगर हुकूमत मुज़ाकरात से इनकारी है। वजह वही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गारंटी कौन देगा। यूँ गारंटी के इशू की वजह से मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार है और बहरान की जानिब मुसलसल बढ़ रहा है। पीटीआई हुकूमत को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए कई जतन कर चुकी और अब सिविल नाफरमानी की कॉल देने का बज़ाहिर आखिरी ट्रम्प कार्ड आजमाने का इरादा रखती है, मगर उसमें भी मुबैना नाकामी के खदशे के पेश नज़र इस्तेमाल करने से कतरा रही है। हुकूमत पहले तो पीटीआई को पार्लियामेंट में आने और कमेटी में अपने मुतालबात देने और मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने की पेशकश करती रही है, मगर अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जेल में है, क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हुकूमत पीछे हट गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। मगर यहाँ सवाल ये है कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते और पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आती है, सिविल नाफरमानी की कॉल दे देती है या कोई और ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करती है और अफरा तफरी का माहौल होता है, तो ये मुल्की सियासी इस्तेहकाम के लिए कितना ख़तरनाक साबित होगा। मुज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए किसे अपनी अना और ज़िद की सियासत को कुर्बान करना पड़ेगा। अलबत्ता हुकूमत जो है वो इस मामले में बड़ी पॉजिटिव दिखाई देती है, क्योंकि अब आज की जो खबर है उसके मुताबिक स्टेट बैंक ने 2% शरह सूद में कमी कर दी है। ऐसे ये 13% हो गई। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा कि मुल्क में मुसलसल शरह सूद में कमी देखने में आ रही है, इसके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आवाम तक या यूँ कहूँ कि बिजनेस कम्युनिटी तक पहुँच सकते हैं? जी, जो इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो ऑब्वियसली जो कारोबारी हजरात हैं जिन्होंने के कर्ज लिया हुआ है सूद पे, तो उनकी कर्ज की जो सूद की अदायगी होती है उसमें कमी हो जाती है, तो उनके लिए तो एक बड़ी रियायत मिलती है। जो पेंशनर वगैरह के पैसे रखे होते हैं बैंक में और जिनको मुनाफा मिल रहा होता है उसमें कमी आ जाती है। तो कुछ विनर्स होते हैं, कुछ लूजर्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुश्तरका तौर पर मजमूई तौर पर मईशत के लिए अच्छा होता है कि शरह सूद कम हो जाए। तो इन दैट सेंस आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। तो और अल्लाह करे इसके बाद जो है वो कुछ सरमायाकारी की उम्मीद बंधे पाकिस्तान में, नई सरमायाकारी की, जिससे कि नौकरियां बढ़ेंगी और गुर्बत कम होगी। यानी शरह सूद कम होने से ज़ाहिर है कि एक साय ऑफ रिलीफ या माइनर साय ऑफ रिलीफ तो होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ जो मुल्क में बहुत ज़्यादा कियोटिक है वो है कौन करेगा मुज़ाकरात और किससे होंगे मुज़ाकरात, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है। पीटीआई की जो ऑफ़र है कि आए बैठे हम आवाम इंसान हो या फरिश्ते किसी से भी बात करने को तैयार हैं और फिर कमेटी भी बना दी है, खान साहब शायद करना भी चाह रहे हैं, गवर्नमेंट की बात ना करने की वजह क्या हो सकती है, ये क्या है? देखिए, शुरू में हमने सुना, एक साल से सुन रहे हैं कि पीटीआई ने कहा कि ये गवर्नमेंट जो है वो बाख्तियार नहीं है और हम सिर्फ मुख्तदिर हलकों से बातचीत करेंगे। अब पीटीआई और हुकूमत कह रही थी कि भाई सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, खान साहब ये क्यों जिद कर रहे हैं कि उनको फ़ौज से बात करनी चाहिए, और फ़ौज ने भी कहा कि भाई आपस में सियासतदान निपट लें अपने मसला। अब जो है वो खान साहब जो हैं वो एक कदम पीछे गए हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन बिल्कुल कम की है, अपनी बार्गेनिंग पोजीशन कम हुई है उनकी। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं मुज़ाकरात हुकूमत से करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब क्योंकि हुकूमत का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया तो हुकूमत तैयार नहीं है। लेकिन ये कि फिर कभी हुकूमत तैयार होती है, कभी पीटीआई वाले तैयार होते हैं, लेकिन दोनों तैयार नहीं होते, क्योंकि दोनों की जो लड़ाई है ना वो कुर्सी की लड़ाई है। ये पाकिस्तान की आवाम को कोई नहीं सोच रहा। जो आज आपने बात करी कि शरह सूद कम हुई है, क्यों सरमायाकारी मुझे लगता है नहीं आएगी। एक तो बड़ा अच्छी बात है कि चलो शरह सूद कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में आज भी खित्ते की सबसे महंगी बिजली है, खित्ते की सबसे महंगी गैस है, दुनिया की हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स हैं। तो इसमें कौन सरमाया करेगा पाकिस्तान में? ये अच्छी बात है कि शरह सूद कम हो गई, और फिर हर चीज़ तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। जी, हर चीज़ तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं।
सरमायाकारी एकदम राउंड द कॉर्नर नजर नहीं आ रही। उसके लिए आपको ये चीजें भी बेहतर करनी पड़ेंगी, हुकूमत को एफिशिएंट करना पड़ेगा, हुकूमत का फंड करना पड़ेगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये जो छोटे छोटे सियासी लड़ाइयां हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा। अब ये वक्त है कि चलो पीटीआई ने आपको एक सेंसिबल पोजीशन ली है, गो के देर से ली लेकिन चलो ली है, तो इस वक्त हुकूमत को भी चाहिए कि एक सेंसिबल पोजीशन ले और बोले चलो हम बैठ जाते हैं। लेकिन ये कैसे सेंसिबल है डॉक्टर साहब, क्योंकि एक तरफ आप सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आपका कमेंट चाहूंगी कि ये क्या रियलिस्टिक है, सिविल नाफरमानी हो सकती है पाकिस्तानी सतह पर या फिर इंटरनेशनली, लोगों की ये भी बताइएगा। और ये कि एक तरफ आप प्रेशराइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमसे बात भी करें, तो ये ऐसे तो नहीं चलता। ये सिविल नाफरमानी जो है ना, ये तो पागल पने वाली बात है, मैं माजरत के साथ कहता हूँ। अच्छा, 1 रुपया कोई ऐसा नहीं है कि जो हुकूमत, मतलब मैं आपको मिसाल दूं कि क्या पीटीआई के जो लोग हैं वो क्या अपने घर की बिजली कटवा देंगे बिजली के बिल ना दे के? जो पीटीआई के लोग हैं क्या अपनी गैस के बिल कटवा देंगे गैस का बिल ना दे के? आपको याद है कि इमरान खान साहब ने बड़ी फेमसली जो था वो अपना बिजली कराया था, लेकिन अगले महीने जाके अपने गैस का बिल भर दिया था कि भाई मेरी शादी हुई है वगैरह वगैरह। तो अब कैसी बातें कर रही हैं? जो पाकिस्तानी बाहर से पाकिस्तान में ज़राए मुबादला भेजते हैं, मैं बड़ा खुश हूँ कि वो भेजते हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन वो किसी हुकूमत की फेवर नहीं कर रहे होते, वो मार्केट रेट पे भेज रहे होते हैं अपनी वालदैन को, अपने बीवी बच्चों को। और वो जो है ना वो रेट देखते हैं, अगर एक ज़माने में अगर आपको याद है कि हवाला हुंडी का रेट बहुत बढ़ गया था तो वो उस मार्केट थे, वो 1-1 रुपए का रेट देखते हैं, और देखना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने बच्चों की कफालत के लिए पैसे भेज रहे हैं, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि खान साहब जो हैं उनके कहने पे कोई अपने बच्चों को इधर भूखा मार देगा, तो ऐसा दुनिया में नहीं होता, खान साहब खुद भी ऐसा नहीं करेंगे। तो ये देखिए, एक जमाने में खान साहब की पुष्ट पनाही फौज के आला हुकाम करते थे, ISI वगैरह के, उस वक्त आप बिल जला सकते थे और कोई आपको पकड़ नहीं थी। आज वो मामलात बिल्कुल उसके बरक्स हो चुके हैं। तो अब आपको देखिए सिविल लेकिन मिस्टर इस्माइल साहब, देयर इज अनदर क्वेश्चन देन कि अगर उस वक्त हम सबको पता है कि वो जो नेक्सस है वो खुल के सामने भी आ चुका है खान साहब को सपोर्ट करने वाला, अब मौजूदा गवर्नमेंट के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है या जिनी का कालीन है कि उनको लगता है कि वो अब ऊपर ही जाएंगे, वो मुड़ के पीछे नहीं देख रहे? क्योंकि आपने अल्टीमेटली बात तो करनी है ना किसी पैरामीटर पे पीटीआई के साथ। देखें, जो कालीन मौजूदा हुकूमत के पास है वो एक दिन में खिंच सकता है। अच्छा, तो हम सब जानते हैं कि किस कालीन पे खड़े हैं और कौन खींच सकता है इसको, ये ठीक है। और इनके पास, मौजूदा हुकूमत के पास तो मैंडेट भी नहीं, ठीक है, कोई लेजिटिमेसी नहीं, ये कोई जीत के इलेक्शन नहीं आए, और अब इसमें तो कोई शर्माने की बात भी नहीं है। अब तो हम इस पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से शर्म की और हया की बाउंड्रियां क्रॉस कर चुके हैं कि सब लोग बेईमानी से आके बैठते बोलते हैं हाँ ठीक है, 18 में भी तो बेईमानी हुई थी, इसमें भी तो बेईमानी हुई थी। ये कोई नहीं कहता कि हम गलत आए, बोलते यार तुमने भी तो गलती की थी। तो हम मतलब वो सीमाएं पार कर चुके हैं, वो वाली चीज़। अब चक्कर ये कि मॉरल लेजिटिमेसी इस हुकूमत की एक भी नहीं है, इस लिहाजा ये हुकूमत कोई काम भी नहीं करती है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रही है। लेकिन जो थोड़े बहुत समझदार मुस्लिम लीग में अगर कोई शख्स रह गए हैं या जिनको बोलने की जसारत कर सकते हैं, तो उनको समझाना चाहिए कि देखो यार, ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आप भी वही एक चक्कर में घुसे हुए हैं। एक दिन इमरान खान उरूज पे था, आप जवाल पे थे, आज आप उरूज पे हैं, तो थोड़ा सा बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको बताऊं, सिर्फ बातचीत होना होगा ना तो चीजें मुस्बत होना। लेकिन गवर्नमेंट कैसे बात कर सकती है अगर पीछे से ग्रीन सिग्नल ही नहीं है? अगर वो कालीन मतलब रखने वाले कहते हैं कि जी नहीं करनी, तो फिर कैसे हो सकती है? फिर नहीं होगी। लेकिन चक्कर ये कि ये एक बड़ा डिलेमा होता है। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, इनको हम ताबेदारी के 10 में से 10 नंबर देते हैं, इसमें कोई बहस नहीं है, ठीक है। ये एकदम खुद मानते हैं ना कि मैं तो उनकी आंखों का तारा हूं, तो ये बिल्कुल हैं। लेकिन चक्कर ये है कि वो लोग ये 3 चीजें देख रहे होते हैं। वो ये भी देख रहे होते हैं कि आपकी डिलीवरी क्या है, तो इनकी डिलीवरी कोई नहीं है। और ये भी देख रहे होते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी क्या है, आपकी पॉपुलैरिटी भी कोई नहीं है। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि समटाइम्स आपको समझाना होगा दीगर सोर्सेस को, पावर सोर्सेस को, कि यार देखो, थोड़ी बहुत बात करने में, थोड़ा गिव इन करने में कोई हर्ज नहीं है, सबको साथ लेके चलना होगा। हम खान साहब को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दें, लेकिन वो बहुत बड़ा लीडर है, सब मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, थोड़ी सी स्पेस उसको देनी पड़ेगी। हर मुखालिफ आपका जो है, चाहे वो PTM हो या बलोच लिबरेशन हो
या ये बलोच यकजहती हो, आई शुड से नॉट लिबरेशन बट बलोच यकजहती हो, सारे हर वक्त को आप सबवर्सिव्स कहना शुरू करते हैं, हर वक्त आप मुल्क के दुश्मन कहना करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें, हीलिंग टच जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है फ्रेज, उसको लेकर। तो ये हुकूमत का भी फर्ज है कि वो अपने भी मालिकान को समझाएं कि देखो आपको किस तरह ये करना चाहिए। लेकिन ये जो एक बाज़गश्त यूं कहूँ या अफवाह उड़ाई गई है या उड़ी हुई है, मैं इस पे भी एक कमेंट चाह रही हूँ आपका। कौमी हुकूमत नाम की एक शय की डिस्कशन आजकल इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में और यहाँ वहाँ गूंज रही है। आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम इमरान खान साहब को यही गवर्नमेंट जो अपोजिशन में होती थी तो तनकीद करती है कि ये सदारती निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं या 10-15 साल का एक प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। ये कौमी हुकूमत पॉसिबल है मतलब इस सिचुएशन में? देखिए, पाकिस्तान में तो हर चीज़ पॉसिबल है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं। मतलब हम अपनी सीट नहीं जीते, लोग वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, तो पाकिस्तान में हर चीज़ पॉसिबल है। अली अमीन गंडापुर जैसे साहिब जो हैं, जो कि बात करते हैं कि जो मतलब आपको बर्दाश्त ज़ाहिर करना चाहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो अब चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। उस्मान बुज़दार इससे कुछ सूबे का चीफ मिनिस्टर बन गया है मुल्क के अंदर। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा की ये पहली नौकरी है। हम मेरी कंपनी में जब हायर करते हैं किसी को पहली नौकरी पे, तो उसको ट्रेनी बोलते हैं या इंटर्न बोलते हैं। आप पंजाब में चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। सो यहाँ पे भुट्टो जिंदा है, तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में हर चीज़। आप मरियम नवाज साहिबा को इंटर्नी कह रहे हैं कि वो इंटर्नशिप पर हैं सीएम के तौर पे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहली नौकरी चीफ मिनिस्टर पंजाब की है। अगर पंजाब मुल्क होता, सब मुल्क होता ना, तो 11वां बड़ा मुल्क होता। आप लोगों ने इतनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को दे रखी हैं या अपने ऐसे लोगों को दे रखी हैं, अली अमीन गंडापुर या उस्मान बुज़दार जैसे, जिनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, जिनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने अपनी सियासी मीरास जमा के रखनी है, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो आसिफ ज़रदारी साहब हों, या चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों। तो ये सीरियस नहीं लेते गवर्नेंस को, कि गवर्नेंस सीरियस मसला है। यू नीड टू हैव क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट पीपल। तो जब आपके पास अनक्वालिफाइड पीपल होते हैं, इनकॉम्पिटेंट होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनकी इंटेग्रिटी भी नहीं होती पूरी, तो बड़ा मसला होता है, जिसमें नुकसान होता है, और आपके गलत फैसलों से लाखों बच्चे भूखे सोते हैं। तो ये तो एक बात थी। दूसरी बात ये कि देखें, जब ये आपस में बात करेंगे तो कोई हल निकलेगा, और मुस्लिम लीग को ये बात समझनी चाहिए कि थोड़ा बहुत स्पेस देने में ये हमेशा हुकूमत में नहीं रहेंगे। अब आज आपने बात करी है मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट की। एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब भी कुछ कहते हैं कि पर तोल रहे हैं, वो भी हुकूमत में आना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ये कहना कि मुस्लिम लीग हमेशा हुकूमत में रहेगी, तो मुमकिन नहीं है ना। एग्जैक्टली और ज़ाहिर है कि टेबल टॉक एक वाहिद हल है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने वक्त निकाला और इतनी गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी को डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद होंगे कि ये जो डिस्कशन की बात मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे थे कि डिस्कशन करना होगी और थोड़ी सी स्पेस देना होगी, स्पेस कौन कैसे क्यों देगा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपसे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब एक लाइन बोल के गए थे कि स्पेस देनी पड़ेगी, स्पेस के बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने साथ ये भी बोला कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी आजकल पर तोल रहे हैं, और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ऐवान सदर में जो है वो कुछ जोड़ तोड़ चल रहा है। तो पहले तो मुझे ये बता दें कि ये 63A की जो कोर्ट ने फैसला किया था और पुरानी तशरीह को कलअदम करार दिया था, उसके बाद तो ये राइटिंग ऑन द वॉल था कि कुछ इस तरह की खिचड़ी पक सकती है। लेकिन आपको लगता है कि पक चुकी है या पक रही है? मुझे नहीं लगता। मतलब देखें, जाहिर सी बात है, ये हुकूमत जिस तरह से भी बनी है उसमें सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं इस वक्त, ऑब्वियसली मैं तो इस असेंबली को लेजिटिमेट असेंबली मानता नहीं हूँ, लेकिन जो भी है उसमें PMLN के ज़्यादा मेंबर्स हैं, और शहबाज शरीफ साहब इज़ वेरी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट, सो इज़ बिलावल भुट्टो। अगर मेरा चॉइस हो कि इन दोनों में से किसको वज़ीर आज़म होना चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर बिलावल भुट्टो, बिकॉज वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं बाय फार शहबाज शरीफ के मुकाबले में। वो ज़्यादा समझते हैं पाकिस्तान के फेडरेशन के हवाले से, पाकिस्तान के आइन के हवाले से। उनको हिस्ट्री की ज़्यादा समझ बूझ है, जो कि बड़ी एसेंशियल एक एस्पेक्ट होता है
ان کو فورن پالیسی کا بہت زیادہ تجربہ بھی ہے اور وہ plus وزیر خارجہ رہے بھی بات ہے ہیں. انہوں نے انہیرٹ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, اپنی مدر سے بھی انہیرٹ کیا ہے, اپنے نانا سے بھی انہیرٹ کیا وہ انٹیلیجنس. سو ہیز بیٹر لکنگ. تو میرا خیال ہے فادر کو کریڈٹ نہیں دیں گے آپ؟ بٹوین جی زرداری صاحب کو کریڈٹ نہیں دیں گے آپ؟ زرداری صاحب, ظاہر ہے زرداری صاحب دیکھیں نا, یہ تو لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ جب ہم بلاول کی بات کرتے ہیں تو ان کا فیملی ٹری جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. ان سے جو بھی ورلڈ لیڈرز ملتے رہے ہیں تو ان کو جب انٹروڈکشن ہی ہوتی ہے کہ گرینڈ سن آف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ سن آف بے نظیر بھٹو, تو وہ دیٹ از دا اسٹرینتھ آف بلاول. ظاہر سی بات ہے والد صاحب سے بھی کچھ سیکھا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بٹوین دا ٹو آف دیم مائی ووٹ ول بی فار بلاول. شہباز شریف صاحب تو میرا خیال ہے And why do you think that it can happen? Why do you think that there is a possibility of for Bilawal Bhutto Zardari to become Prime Minister of Pakistan, and there must be shuffle ظاہر ہے بہت ساری چیزوں میں. Is that the way? دیکھیں نا جی شہباز شریف صاحب اپریل 2022 میں بنے تھے وزیر اعظم. بالکل. تو وہ جو بیچ میں انٹرم سیٹ اپ آیا تھا اس کو چھوڑ کے وہ سمجھ لیں 2.5 سال میں تقریباً 2 سال وزیر اعظم وہ رہے ہیں, اور ان کی کوئی بھی ایسی پرفارمنس نہیں ہے کسی ایریا میں بھی, فسکل مینجمنٹ میں, فائنینشیل مینجمنٹ میں, فارن پالیسی میں تو پتہ ہی نہیں کوئی ریجنل پیس کے علاوہ کہ کوئی انہوں نے انیشیٹو لیا ہو جو کہ اسینشل ہے پاکستان کی اکنامک پرسپیرٹی سے. اپنے بڑے بھائی سے ہی اگر وہ سیکھتے تو وہ یہ ان کو سمجھ ہوتی کہ جی یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اپنے خطے میں امن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, خطے میں امن ہوگا تو ٹریڈ ہوگی تو پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. یہ سب چیزیں ان کی سمجھ سے بالکل دور تک ہیں. اینڈ دیٹ از وائی میرے لیے تو شہباز شریف ون آف دا ورسٹ پرائم منسٹرز پاکستان کی تاریخ کے ہیں. So you think شہباز شریف صاحب one of the worst prime ministers ہے, لیکن there is another thing. آپ بھی گورنر سندھ رہے ہیں اور آج کل گورنر سندھ کی تبدیلی کی بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی سبسٹنس موجود ہے؟ دیکھیں ایک تو فیصل واڈا نے یہ کہا, فیصل واڈا جو ہیں ان کی خبریں بہت زیادہ تر صحیح ہوتی ہیں. وہ کسی بیسس آج کل تو کافی صحیح ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پریڈکشن کے حوالے سے میں بات کروں, میں I may not agree with this political philosophy and I don't agree with this political philosophy, but ان کی جو خبر ہوتی ہے بہت حد تک سچ ہوتی ہے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ٹسوری صاحب کو ہٹانے کا کوئی سینس مجھے تو نہیں سمجھ آتا ابھی اس وقت کہ ہٹا کے آپ کس کو لے کے آئیں گے. پیپلز پارٹی میں سے کسی کو لے کے آئیں گے, MQM میں سے لے کے آئیں گے, تو ایک چیز چل رہی ہے اس کو ہلانے سے. اور نون لیگ بھی تو ہے اس میں کینڈیڈیٹ, کیونکہ یہی طے بھی ہوا تھا پنجاب میں اور پھر سندھ میں. نہیں, طے یہ ہوا تھا کہ یہ MQM کو جائے گا گورنر سے. نہیں, لیکن ہم نے ریسنٹلی 1-2 مہینے میں دیکھا تھا جب نون لیگ کے گورنر لگنے کی باتیں ہو رہی تھی اور اس وقت پھر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا. وہ بشیر میمن کی بات ہو رہی تھی جو کہ صدر ہیں PMLN سندھ کے. اصل میں یہاں جو ایتھنک بیلنس رکھنا پڑتا ہے سندھ میں ہمیشہ سے, چیف منسٹر اگر سندھی سپیکنگ ہوگا تو گورنر جو ہے وہ اردو سپیکنگ ہوگا, یہ ہمیشہ سے بیلنس رہا ہے. تو بشیر میمن خود سندھی سپیکنگ ہیں, تو وہ اس حوالے سے وہ جو بیلنس ہے, آپ ایک کتنی بڑی جو پاپولیشن ہے اردو سپیکنگ, جو کہ کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے سندھ کا, حیدرآباد ہے جو دوسرا بڑا شہر ہے سندھ کا, اس میں لارجلی جو ہے اردو سپیکنگ پاپولیشن ہے. دوسرے بھی ہیں, پختون بھی ہیں, سندھی سپیکنگ بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بیلنس صحیح نہیں ہوگا. اور کامران ٹسوری جو ہیں وہ زیادہ تجربہ رکھتے ہیں بشیر میمن کے مقابلے میں, انلیس کوئی PMLN نے کوئی اردو سپیکنگ کوئی گورنر پرپوز کرے اپنا. لیکن لیٹس سی, ویٹ اینڈ سی. اچھا میں ایک تھوڑا سا, اچھا آپ کو لگتا ہے کہ کامران ٹسوری صاحب نہیں جا رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا اور اس چیز کو اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن بلاول بھٹو زرداری کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ زیادہ بہتر کینڈیڈیٹ ہیں ان بٹوین دیز ٹو.
تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تو آلریڈی ریجیکٹ کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ مجھے 2.5 سال کی آفر دی گئی تھی. تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں کنونس ہوں گے سب کچھ سٹیک پہ لگا کے اتنی بدنامی مول لے کے؟ وہ تو آلریڈی نون لیگ کو آگے لگایا ہوا ہے انہوں نے. نہیں آگے تو لگایا ہوا ہے لیکن اتنی اچھی اپورچونٹی بھی تو نہیں ملے گی نا. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے کہ جی ان ہاؤس چینج کرنا ہے، تو جو بھی انہوں نے شروع میں کہا تھا 2.5 سال والا فارمولا ان کو نہیں ایگری تھا، لیکن اب تو 4.5 سال تقریباً رہتے ہیں، 4.25 سال رہتے ہیں نیکسٹ الیکشنز پہ. میرا نہیں خیال ہے کہ ہی ول بی ریلکٹنٹ ٹو ٹیک اوور، ہی ول لو ٹو بیکم دا پرائم منسٹر. ان کی خواہش بھی ہے اور ہر سیاستدان کی ہوتی ہے تو ان کی بھی ہوگی، اور ظاہر ہے ان کی والدہ بھی پرائم منسٹر رہ چکی ہیں، نانا بھی پرائم منسٹر Do you رہ see چکے that ہیں، happening والد صاحب صدر دوسری with دفعہ election or without election, midterm election? وداؤٹ ایک تو میں ویسے وضاحت کر دوں جو میرا اس اسمبلی کے بارے میں. دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ جو فارم 47 والی سیٹیں وہ پی ایم ایل این کے پاس ہیں. سو اگر اس لیجیٹیمیسی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی ہیز مور لیجیٹیمیسی. ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ایٹ لیسٹ آئی کین سے ایزیلی کہ انٹیریئر سندھ پہ انہوں نے بالکل جینوئن جیتے ہوئے ہیں. اس میں کوئی ایک آدھ کوئی ادھر ادھر کسی کا کنسرن ضرور ہو سکتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے وہ فارم 47 والے نہیں ہیں، فارم 45 والے ہیں، پی ایم ایل این کے فارم 47 والے ہیں. تو ایک تو اصولی بات یہ ہونی چاہیے جو زیادہ لیجیٹیمیٹ جن کے ممبرز ہیں ان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے، اور وہ پیپلز پارٹی ہے. لیکن انہوں نے چوز یہ کیا نا کہ وہ آئینی عہدے رکھنا چاہ رہے تھے اور وہ کیبنٹ میں حصہ نہیں لینا چاہ رہے تھے. محمد زبیر صاحب، سنس وی ٹاکنگ اباؤٹ دس، وی ڈسکسنگ اٹ، مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے میں کیا ہچکچاہٹ یا ہرڈل ہے مسلم لیگ نون کو اسپیسیفکلی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہاں پیپلز پارٹی والا فارمولا ہوتا ہے تو وہ بات کریں گے اور نون لیگ نہیں کرنا چاہ رہی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں نون لیگ تو کسی پوزیشن، جیسے میں نے کہا کہ ان کے تقریباً 70-75% جو ممبرز ہیں اس اسمبلی میں وہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے بات چیت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب بات چیت ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی کیا ڈیمانڈز ہوں گی؟ ایک تو یہ 2024 کا جو الیکشن ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کون جیتا تھا اور کون ہارا تھا، اور جو بھی اس کا طریقہ کار آئین میں دیا ہوا ہے صحیح طریقہ ٹرائیبیونلز کے تھرو، جو کہ 6 مہینے میں فیصلہ آ چکا ہونا تھا. اب 10 مہینے ہو چکے ہیں الیکشن میں، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا کسی کا بھی. تو اگر ایک تو وہ ان کی ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی اور جینوئن ڈیمانڈ ہے. دوسری ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جی پولیٹیکل پرزنرز جو ان کے ہیں بشمول عمران خان، ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے. تیسری ان کی ڈیمانڈ ہے کہ 26ویں امینڈمنٹ جو ہے اس کو واپس لیا جائے. ان تینوں پر بھی 1 سینٹی میٹر بھی پی ایم ایل این دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی اسپیس دیتے ہیں ان ڈیمانڈز پر تو ان کا تو اپنی حکومت کا تختہ ہو جائے گا نا. اگر آپ کہیں گے کہ آڈٹ ہونا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے 2024 کے الیکشن کا، تو اس کے بعد تو پی ایم ایل این کے اتنے سیٹیں ہی نہیں ہوں گی کہ وہ ایک چھوٹی سی پارٹی بن کے ایک اسمبلی میں. نیئر فیوچر میں پھر عمران خان صاحب کو باہر آتا ہوا نہیں دیکھ رہے اگر کوئی ڈیل نہیں ہوتی تو؟ نہیں بالکل، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں نہ بات چیت کامیاب ہوگی اور نہ عمران خان کو باہر آنے دیں گے. دیکھیں عمران خان کو تو وہ کوٹ نہیں لے کے آتے، ان کی شکل نہیں دکھائی ہے پچھلے 1.5 سال سے عوام کو. مطلب ذوالفقار علی بھٹو بھی حالانکہ پھانسی کا کیس، تو پھر کوئی این آر او دیکھ رہے ہیں اس کے ان بٹوین؟ کوئی این آر او، کوئی ڈیل؟ کوئی این آر او نہیں ہے، کوئی این آر او نہیں ہے. کس کی طرف سے نہیں ہے؟ نتھنگ، کچھ بھی نہیں ملے گا پی ٹی آئی کو. دیکھیں ان کے لیے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. سپریم کورٹ سے انصاف مل نہیں سکتا، دوسرے جو ہائی کورٹس ہیں ادھر سے انصاف نہیں مل سکتا. الیکشن کمیشن بالکل جعلی ہے جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں. پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں، ان کو تو جو بھی بول دیا جاتا ہے وہ کر دیتے ہیں. سو واٹ از لیفٹ؟ میڈیا آزاد نہیں ہے. تو اپوزیشن کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا پچھلے بہت عرصے سے، پکڑ دھکڑ کا اور ڈرانے دھمکانے کا اور یہ ساری چیزیں، تو پی ٹی آئی کو تو بالکل ختم کرنا ہے. دیٹ از واٹ دی آبجیکٹیو آف پی ایم ایل این از. دس از ویری الارمنگ. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے تو پھر یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت اور رائے جو ہے وہ دی. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر جاوید لطیف صاحب ساتھ ہوں گے، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کیسے ہوگا
कैसे इमरान खान साहब को अंदर रख सकते हैं इतने अरसे के लिए और क्या फ्यूचर क्या होगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आपने वक्त निकाला। आपसे पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद थे और उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब भी यही बात करते कि स्पेस देनी पड़ेगी हुकूमत को। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए कोई प्लान सेट किया जा रहा है ऐवान सदर में, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा बेहतर मौजूद कैंडिडेट हैं। आप समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कोई ख़तरा है पीपल्स पार्टी से या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से? देखिए फरवा, मैंने तो हमेशा ये कहा है और रहा है और आज भी वही बात करता हूँ कि 2/3 अक्सरियत रखने वाली जमात की हुकूमत कभी 5 साल पूरे नहीं कर पाई। तो एक अरेंजमेंट के तहत बनने वाली हुकूमत के बारे में मैं वसूख से तो नहीं कह सकता कुछ भी, मगर जहाँ तक आपका सवाल है कि बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से अगर क्या सराइयाँ और जो थोड़ा पॉलिटिक्स होती है, जो बातें सुनते हैं, उसमें तो नज़र आता है। और मैं नहीं समझता कि ये हकीकत है या नहीं, मगर पीटीआई के राब्ते पीपल्स पार्टी से होना और पीपल्स पार्टी का राब्ते करना पीटीआई से, तो कुछ भी हो सकता है। इसमें तो कोई मेरा ख्याल कोई अलजबरे का सवाल तो है नहीं। यानी आपको लगता है कि इसमें अचंभे की बात नहीं है? नहीं रखती। हाँ, मुझे याद है मैंने आपसे एक प्रोग्राम में 63A के बाद ये सवाल किया था कि कल को ये 63A का जो फैसला है ये आप लोगों के गले भी पड़ सकता है, पीपल्स पार्टी से इस्तेमाल भी कर सकती है पीटीआई के साथ मिलके। तो आज भी आपको लगता है कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, ना मुस्लिम लीग नून को ये कोई हैरानकुन लगेगा अमर, या ये अंडरस्टैंडिंग से होगा? बिल्कुल नहीं। और मैं नहीं, मैं अंडरस्टैंडिंग से कभी कोई कहता है कि जिस तरह मुज़ाकरात की बात होती है और कहा जाता है कि मुज़ाकरात मुस्बत होने चाहिए, इसमें से कुछ हल तलाश करना चाहिए, तो ये तो 2 ऐसी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं या होंगे कि एक को जेल से निकाला जाए और दूसरा अपने लिए जेल तैयार करे। इस तरह तो ये 2 जमातों में से एक तो पीटीआई है, दूसरी कौन सी है? दूसरी मतलब जिससे मुज़ाकरात की वो बात कर रहे हैं, जाहिर है हुकूमत वक्त ही है। हाँ, तो ऐसे नहीं होता। नहीं, ऐसा ना हो कि मुस्लिम लीग नून बात ही ना करे और पीपल्स पार्टी उसका लेवरेज ले जाए। अच्छा, वैसे बात क्यों नहीं कर रहे? बात करने में क्या? किससे? पीटीआई से? हाँ, पीटीआई से। पहले तो बात ये करने वाली है कि जो कमेटी बनी है वो कितनी बाइख्तियार है। दूसरा पूछने वाली ये बात है वो कब तक रहेगी। उसका सुबह स्टेटमेंट आ जाए कि वो मैंने कमेटी ख़त्म कर दी, तो उसका क्या आपके पास हल है कोई? चौथी बात ये है कि आपको मुज़ाकरात करने चाहिए और कोई भी हुकूमत वक्त हो उसको उस वक्त की अपोजिशन को इंगेज करना चाहिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ात, उसको आइनी तरामीम में, उसको हुकूमती फ़ैसलों में ना सही कम अज़ कम रियासती फ़ैसलों में आइन कानून के हवाले से, तरमीम के हवाले से एतमाद में लेना चाहिए। और वही तरमीम जो है वो काबिल कबूल सब के लिए होती है। मगर बात यह है कि आप सियासी जमातों से तो बात कर लेंगे, मगर जो अस्करी विंग है इसके अंदर, उससे बात कैसे होगी? और अस्करी विंग जो है वो हावी है पॉलिटिकल अप्रोच से। नहीं, अगर आपको पता है अस्करी विंग है, वाले जो सियासी दीगर देखने वालों को पता है मियाँ साहब के अस्करी विंग मौजूद है पीटीआई के अंदर, तो बिलाशुबा हुकूमत को भी पता है। फिर वो अस्करी विंग को एलिमिनेट करें और जो सही ज़ीरक सियासतदान हैं पीटीआई में उनको बिठा के बात करें 2 टोक। देखिए, बात यह है कि ये तो करना है अदारों ने, ये काम कोई हुकूमत वक्त नहीं कर सकती, कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। यानी आप कह रहे हैं कि पीछे से ग्रीन सिग्नल ही नहीं आया हुआ गवर्नमेंट को? नहीं, मैं गवर्नमेंट के ग्रीन सिग्नल की बात नहीं कर रहा। आपको मैंने कहा अस्करी विंग का, मैंने अस्करी विंग का कहा तो आपने सवाल उठाया
کہ حکومت وقت کو بھی پتہ ہے اور دیگر لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ عسکری ونگ کون ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جب عسکری ونگ سول نافرمانی کی بات کرتا ہے، اور یہ سول نافرمانی آج پہلی دفعہ انہوں نے بات کی ہے، سول نافرمانی کی 2014 میں بھی بات کی تھی، اور جب 2014 میں سول نافرمانی کی بات کی تھی، اگر اس وقت اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دی جاتی، اس کو روک لیا جاتا، تو آج وہ نہ 9-10 مئی کرتا، نہ سول نافرمانی کی بات کرتا، نہ عالمی ایجنڈا پورا کرنے کی بات کرتا، نہ دنیا میں جس طرح پاکستان کی لیکن جاوید جگہ لطیف صاحب ہنسائی ہو رہی ہے، اس وقت جو مذاق بنا ہوا ہے ریاست. عسکری ونگ آپ کے نزدیک جو موجود تھا 2014 میں، اب تو وہ بالکل تتر بتر ہو گیا نا، اب تو وہ قیادت بھی نہیں رہی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی برباد ہو گیا ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کا منظر عام پر. لیکن ابھی آپ کس کو عسکری ونگ ریفر کر رہے ہیں؟ نہیں، عسکری ونگ یہی ہے پی ٹی اے کے. آپ دیکھیں آج علی امین گنڈا پور کی اور بشرا بی بی، علیمہ بی بی کی قیادت میں وہ کام کر رہا ہے. کچھ لوگ ان کے منظر عام پہ نہیں ہیں مگر پیچھے بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور سہولت کاری بھی اسی طرح ہے. اور اگر سہولت کاری نہ ہو تو یہ عسکری ونگ ختم نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے یہ بتائیں، خدا نخواستہ کوئی جماعت سول نافرمانی کی بات کرتی ہے، یہ تو اسی طرح ہے کہ آپ کو یاد ہوگا آج کے دن بڑا بدقسمت دن ہے کئی حوالوں سے، 16 دسمبر وہ سکوت ڈھاکہ بھی ہے، اے پی ایس بھی ہے. اور یہ اگر انتخابات جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے اس وقت ہو رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا 6 نکاتی ایجنڈا ایک جماعت نے دیا. اگر اس وقت روک لیا جاتا انتخابات سے پہلے اس جماعت کو، اگر کوئی سیاسی قیادت موجود ہوتی تو وہ انگیج کرتی یا ان کو ان 6 نکات سے پیچھے الیکشن بیفور الیکشن پیچھے ہٹاتی. کہ آپ وہی کام کر رہے ہیں نون لیگ والے. ایک سیکنڈ نہیں، میری بات فرما، ایک سیکنڈ. انتخابات سے پہلے روکتے، اگر نہ روکا جا سکا تو پھر اس وقت کے جنرل یحییٰ جو ہیں وہ صدر بننے کی، پاکستان کے صدر بننے کی خواہش لے کے جماعت سے مذاکرات نہ کرتے، اور ان کی طرف سے انکار کے بعد پھر جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا یہ سب کے علم میں ہے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ آج اگر سول نافرمانی 2014 میں بھی شروع کی، آج پھر وہی باتیں کی جا رہی ہیں. اور اگر خدا نخواستہ ایک سٹیپ آگے کوئی چلا گیا تو یہ قوم جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے، بجلی گیس کے بل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کے روزگار کوئی نہیں رہ گیا، تو یہ لوگ ایک دفعہ بل نہ دیں گے تو کیا اس کے بعد کوئی اور جماعت آ جائے گی تو کوئی بل دے گا؟ نہیں دے گا. تو ریاست کیسے چلے گی؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر، اور بغاوت کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس ٹرینڈ پہ پھر کیسے چیزیں چلیں گی. لیکن مجھے لاسٹلی بتائے گا میاں جاوید لطیف صاحب کہ گورنر پنجاب کو خاصے خوش نہیں نظر آتے مریم نواز صاحبہ کی سی ایم شپ اور ان کی جو گورنمنٹ چل رہی پنجاب سے. وہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ٹائم ہے مسلم لیگ نون کے پاس؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر جو مختلف جماعتوں کا اتحاد اور یہ قومی حکومت کی شکل بنی ہوئی ہے، ایک جماعت کے اندر بھی مختلف آراء ہوتی ہیں. جب اتحاد ہو تو پھر تو مختلف منشور ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ باتیں کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، ان کو ڈریس کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ گورنر کی بات کر رہے ہیں، وہ کیا دوسری جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اپنے صوبے میں بھی بیٹھ کے یا مرکز میں کھڑی ہو کے بات کرتی نہیں ہے، اختلاف کرتی نہیں ہے مختلف ایشوز پہ؟ جب وہ مختلف ایشوز پہ اختلاف کرتی ہے، جو کہ اس کا حق ہے کیونکہ وہ اتحادی ہیں، وہ اپنے تحفظات شو کر سکتے ہیں. مگر یہ نہیں ہوتا کہ آپ بینیفیشری ہوں تو حصہ مانگیں، اور اگر کسی جگہ کچھ سخت فیصلہ کرنا پڑ جائے یا غیر مقبول فیصلہ کرنا پڑ جائے تو اس وقت آپ ناراض ہو کے پیچھے ہٹ جائیں یا دور ہو کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہوتا. آج قوم جانتی بھی ہے چیزوں کو، اور جس طرح کا ارینجمنٹ ہے اس کو بھی ہم سب سمجھتے ہیں.
ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट है इसमें फिर ऐसा है तो फिर ऐसा तो होगा। जावेद लतीफ़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख़ में ये ब्लैक डे के तौर पे हम याद करते हैं। एक तो सकूत ढाका जो कि हमारे दिल के बड़े करीब है, और दूसरा APS जिससे पूरी कौम लर्ज उठी थी। आज 10 साल APS को हो गए, और सकूत ढाका को भी हम हर साल अपने तन से जुदा हुए एक हिस्से को याद करते हैं, और याद करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हमें याद रहेगा कि हमारे अंदरूनी और बैरूनी जो दुश्मन हैं उनको हमने कैसे रोकना है, ताकि हम अपनी आने वाली नस्ल को एक बेहतर पाकिस्तान दे सकें और उसके लिए कोशिश कर सकें। बहरहाल पाकिस्तान में टेररिज्म के ख़िलाफ़ बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारे शहीद मौजूद हैं, और आगे भी हम अपने बच्चों को महफूज पाकिस्तान देने के लिए ये तमाम तर कोशिशें और काविशें करते रहेंगे, और ये याद रहेगा कि हम एक कौम हैं और एक कौम बन के उभरना भी पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।